जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। हम लोग नव वर्ष में मिल रहे हैं 2024 में, तो इसलिए प्यारे बच्चों नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई आप सबको। अब फटाफट आप लोगों को रिकॉल करा देते हैं कि पिछला जो क्लास चला था उसमें क्या क्या बातें आप लोगों के सामने रखी गई थी, और उसी क्रम में जो हम लोग आज पढ़ेंगे उसकी भी चर्चा करेंगे। तो हम लोग बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत शैशवावस्था आप लोगों को बताया गया था। फिर शैशवावस्था का अर्थ बताया गया, परिभाषाएं बताई गई और विशेषताएं बताई गई, और शैशवावस्था को कैसे देखभाल किया जाए और शैशवावस्था में बच्चों के लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था होनी चाहिए उस पर हमने चर्चा किया था। ठीक उसी क्रम में हम लोगों ने बाल्यावस्था देखा, तो बाल्यावस्था का अर्थ और परिभाषा विशेषता देखने के साथ साथ बाल्यावस्था में शिक्षा की क्या व्यवस्था होनी चाहिए उस पर हमने चर्चा किया था। उसी कड़ी में हम लोगों ने आगे किशोरावस्था देखा, किशोरावस्था का अर्थ और परिभाषा विशेषता के साथ साथ किशोरावस्था का शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए उस पर चर्चा हमने किया। अब प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो बाल विकास को कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो प्रभावित करते हैं। तो मूलतः देखा जाता है, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन मूलतः की बात करें तो दो ऐसे कारक हैं जो ज़्यादातर प्रभावित करते हैं बाल विकास को, जिसमें नाम आता है वंशानुक्रम का, जिसको हेरिडिटी बोलते हैं हम लोग, और दूसरा जो नाम आता है पर्यावरण या वातावरण कह सकते हैं, पर्यावरण न कह के हम वातावरण कहें, जिसको हम लोग इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। ये दो ऐसे कारक हैं जो बहुत ज़्यादा बाल विकास को प्रभावित करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे कारक हैं, उसकी चर्चा भी करेंगे हम लोग, लेकिन पहला पॉइंट है जिसके अंतर्गत आपको समझना होगा कि वंशानुक्रम क्या होता है, कैसे प्रभावित करती है, वो चीज़ें समझिए पहले। तो वंशानुक्रम क्या होता है? तो वंशानुक्रम का अर्थ अगर देखा जाए तो समान के समान लिया जाता है, लाइक बेस्ड लाइक ना, अर्थात अगर देखा जाए जैसे माता पिता होते हैं उनकी संतान भी वैसी ही होती है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। इसको बहुत सारे परिभाषाओं के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं, लेकिन इसके अर्थ को भी समझना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि परिभाषाओं के माध्यम से समझते हैं ना। तो समान के समान, लाइक बिगेस्ट लाइक बोल सकते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे ना कि जिस तरीके इसमें कहा जाता है वंशानुक्रम में कि जिस तरीके के माता पिता होते हैं ठीक उसी तरीके के उनके बच्चे भी होते हैं। ठीक, क्योंकि हेरिडिटी उनको प्रभावित करती है। अब जिनके माता पिता कहा जाता है कि बुद्धिमान होते हैं उनके बच्चे भी बुद्धिमान होते हैं, जिनके माता पिता कम बुद्धि वाले होते हैं उनके बच्चे भी कम बुद्धि वाले होते हैं ना। जिनके कहा जाता है कि माता पिता गोरे हैं उनके बच्चे भी गोरे होते हैं, जिनके माता पिता काले या सांवले होते हैं उनके माता पिता भी सांवले होते हैं। वो किस आधार पे कहा जाता है? उसी वंशानुक्रम के, उनके जीन उनका कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो प्यारे बच्चों, वंशानुक्रम का मतलब ये निकल के आया कि जो जैसे उनके माता पिता होंगे वैसे ही उनके संतान भी होंगे। ठीक है, ये प्रभावित करता है। आगे ये भी बात समझ में आएगी आपको कि जरूरी नहीं है कि अगर बच्चा या माता पिता जिनके कमज़ोर हैं उनके बच्चे भी प्रतिभाशाली होते हैं, जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनके बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, लेकिन हम जब हेरिडिटी की बात करते हैं तो उसमें ये बात आती है कि अधिकांशतः जिन बच्चों के अभिभावक ज़्यादा कह सकते हैं पढ़ने में अच्छे हों या फिर गोरे हों या सांवले हों, वो ज़्यादातर प्रभावित करता है हेरिडिटी उसका। उसके बाद हमने बात किया ना कि इन्वायरमेंट भी प्रभावित करता है, उस पर बाद में हम लोग आएंगे। तो बात समझ में आई कि हेरिडिटी क्या है, कि माता पिता जैसे होंगे वैसे ही उनकी संतानें भी होंगी।
ठीक, अब इसको हम परिभाषाओं के माध्यम से भी समझते हैं कि ये वंशानुक्रम क्या होता है। तो जिसमें पहला परिभाषा है BN झा के अनुसार, तो वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। क्या कह रहे हैं ये कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात जो विशेषताएं होती हैं ना, उन विशेषताओं का पूर्ण योग होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वंशानुक्रम की, तो वंशानुक्रम जन्म के समय जितनी भी विशेषताएं देखने को मिलती हैं उसका पूर्ण योग ही क्या कहलाता है, वो आपका वंशानुक्रम कहलाता है। J.A. थॉमसन है महोदय, ये वंशानुक्रम को परिभाषित करते समय मुख्यतः बातों को स्पष्ट करते हैं, जो कहना चाह रहे हैं कि वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, वंशानुक्रम जो होता है क्रमबद्ध पीढ़ियां, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है ना, मान लीजिए हम हैं तो हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी के अनुसार जो उनकी काया है, शक्ल सूरत है, या फिर जो उनका कह सकते हैं बुद्धि लब्धि है, या बहुत सारी शारीरिक जो संरचनाएं हैं वो हमारे माता पिता से मिली है। अब हमारे जो बच्चे होंगे वो उनके हमारे और हमारे पत्नी से मिलेगा, उनके जो बच्चे होंगे उनसे। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द किसको दर्शाता है, वो वंशानुक्रम को दर्शाता है। ठीक है, उसके पश्चात जेम्स ड्रेवर महोदय हैं जो कि वंशानुक्रम को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, और ये कहते हैं कि माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना ही वंशानुक्रम है। ठीक है, तो जो माता पिता होते हैं उनके शारीरिक एवं मानसिक जो विशेषताएं होती हैं जो संतानों में पाई जाती हैं, वही क्या होता है, वंशानुक्रम होता है। ठीक, अब H.A. पीटरसन महोदय हैं जो कि वंशानुक्रम को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, और ये कहते हैं कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों के जो भी गुण प्राप्त करता है वही वंशानुक्रम कहलाता है। ठीक है, तो ये माता पिता के माध्यम से, देखिए कहा जाता है कि वंशानुक्रम जो होता है माता के 7 पीढ़ी और पिता के 7 पीढ़ी तक कहीं ना कहीं बच्चे को प्रभावित करता है। अच्छा, आप देखे होंगे कि घर परिवार में माता पिता जैसे अगर काले हैं ना, तो उनके बच्चे भी काले होते हैं, तब तो कहा जाता है, शक्ल सूरत देख करके ये कहा जाता है किसको पढ़ा है, पापा को पढ़ा है, इसके पापा सावले हैं, देखिए उनकी जैसा नाक पड़ा है, उनकी जैसी आँखें हैं ना, कान उसी जैसा है, लेकिन ये जो गाल है वो अपने मम्मी को पड़ गया है। इस तरीके से कहा जाता है। अगर माता पिता में से किसी में से अगर नहीं पढ़ता है तो कहा जाता है कि अरे ये बच्चा उनका है ना, ये किसको पड़ गया है, इसके तो मम्मी पापा ऐसे नहीं हैं, तो कहा जाता है ये अपने दादा पे पड़ गया है ना, या फिर कह दिया जाता है इसके परदादा ऐसे थे, परदादा को पड़ गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए उसके परिवार में कोई नहीं है सावला, लेकिन वो बच्चा सावला हो जाता है, तो कहा जाता है अरे ये किसको पड़ गया, इसके तो पूरे परिवार में खानदान में कोई काला नहीं है, तो कहा जाता है इसके नाना नानी काले हैं, उन्हीं को पड़ गया है। तो कहीं ना कहीं वंशानुक्रम 7 पीढ़ी माता के और 7 पीढ़ी पिता का, वो संतान उसी पे पड़ता है। तो ये है ना, माता पिता के माध्यम से पूर्वजों के भी जो गुण होते हैं वो प्राप्त करता है, वही क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। ठीक है, तो ये वंशानुक्रम पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, स्थानांतरण होता रहता है। ये भी बात परिभाषाओं से कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गई। ठीक बात, प्यारे बच्चों समझ में आया वंशानुक्रम क्या है। तो वंश का एक क्रम जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे, जैसे माता पिता वैसे बच्चे या संतान, क्योंकि माता पिता जिस रूप में हैं जैसे हैं उसी के समान उनके संतान पैदा होते हैं या होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, वंशाक्रम कहते हैं, वंशानुक्रम।
ठीक बात। तो इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर पहले इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वंशानुक्रम की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, तो मानव शरीर जो होता है वो सेल, छोटे छोटे सेलों से मिलकर के निर्धारित होता है। जैसे कि मकान जब बनता है तो मकान बनाने के लिए हम ईंट, सीमेंट, छड़, बालू, गिट्टी, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से मानव का भी जब निर्धारित होता है तो उसमें छोटे छोटे सेलों से मिलकर के बनता है ना। तो मानव शरीर कोषों या सेल जिसको अंग्रेजी में बोल रहे हैं, कोषों का योग होता है। 2 युग्मक कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करती है उसे युग्मक, युग्मज, युग्मजन या युग्मनज कहते हैं। यह कोष जो होता है 2, 4, 8, 16, 32, 64 जो ज्यामितीय दर कह सकते हैं, ज्यामितीय दर तथा इसी क्रम में ये बढ़ता है ना, संख्या आगे बढ़ता है। संयुक्त कोष 2 उत्पादक कोषों का योग होता है। उत्पादक का मतलब जो पैदा करता है, जो पैदा करने की क्षमता रखता है। तो उसमें कौन कौन से होते हैं, एक तो स्त्री होता है, दूसरा पुरुष होता है ना। तो इनमें से एक कोष जो होता है पिता का होता है, जिसे हम लोग पितृकोष कहते हैं या फिर स्पर्म कहते हैं ना। एवं दूसरा जो होता है वो माता का होता है, जिसको हम लोग मातृकोष कहते हैं, ओमून बोलते हैं ना, ओम कहते हैं। उत्पादक कोष भी संयुक्त कोष के समान संख्या में बढ़ते हैं। ठीक बात। अब ये आप लोग समझिएगा यहाँ पर कि पुरुष और स्त्री के प्रत्येक कोष में 23 गुणसूत्र होते हैं, जिसको हम लोग क्रोमोसोम्स बोलते हैं, और कुल मिलाकर के ये 46 गुणसूत्र होते हैं ना। तो इस प्रकार से संयुक्त जो कोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो जोड़ों में होती है ना। तो ये 23 के जोड़े में होते हैं। तो 23 जो गुणसूत्र होंगे वो पिता के होंगे और 23 जो गुणसूत्र होंगे वो माता के होंगे। कुल जो होंगे 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें असंख्य परंपरागत विशेषताएं निहित रहती हैं। जो माता की विशेषताएं या गुण होती हैं, जो पिता के गुण और विशेषताएं होती हैं, वो इन्हीं 23 गुणसूत्रों में कहीं न कहीं निहित रहती हैं। तो 23 माता के गुणसूत्र और 23 पिता के गुणसूत्र दोनों का मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे, 46 गुणसूत्र हो जाएंगे, जो असंख्य परंपरा को क्या करेंगे, विशेषताएं निहित रहती है। कौन कहते हैं, मन महोदय कहते हैं। ये मन का कहना है कि 23 माता का मिलेगा गुणसूत्र और 23 पिता का गुणसूत्र मिलेगा। तो असंख्य परंपराओं में क्या होगा, ये विशेषताएं निहित रहती हैं। ठीक बात। अब प्रत्येक गुणसूत्र में 40 से लेकर के 100 तक पित्रैक होते हैं। ये जान लीजिए कि पित्रैक के जो गुणसूत्र होते हैं, प्रत्येक पित्रैक का एक गुण या विशेषता निर्धारित होती है या निर्धारित करता है। इसलिए इन पित्रैक को वंशानुक्रम निर्धारक कहते हैं। क्योंकि जो 23 गुणसूत्र में अगर आप बात कर रहे हैं पिता का, वही निर्धारक का काम करता है। ठीक, आगे बताएंगे एक डायग्राम के माध्यम से कि कैसे वो निर्धारक का काम करता है। ठीक है, यही पित्रैक शारीरिक व मानसिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो पित्रैक के गुणसूत्र हैं वो क्या कर रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक बढ़ाने का काम कर रहा है। उसमें भी आप देखेंगे कि शारीरिक व मानसिक गुण जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। इसीलिए जो गुण हमारे पिताजी का है वही मेरे में पाया गया है, और मेरा जो गुण होगा वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे में पाया जाएगा, हमारे बच्चे का जो गुणसूत्र होगा वो उसके बच्चे में पाया जाएगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगी, स्थानांतरण होता रहता है। ठीक है, गुणसूत्रों का। तो जो गुण विशेषताएं निर्धारित होती हैं वो पिता के होते हैं। ठीक है, इसीलिए पित्रैक के सबसे ज़्यादा कह रहा है कि निर्धारित होते हैं। ठीक बात। इसी को क्या, इसलिए इस पित्रैक को वंशानुक्रम निर्धारक कहा जाता है कि वंश का निर्धारण जो कौन करता है वो पित्रैक के गुणसूत्र करते हैं। लड़का होगा कि लड़की होगी वो डिपेंड करता है पिता के गुणसूत्रों का, उसी के माध्यम से निर्धारित होता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। ठीक है, अब वो आपको कंडीशन एक ग्राफ के माध्यम से बताएंगे आगे।
तो ये बात समझ में आया। बहुत महत्वपूर्ण जो एक लाइन कही गई है कि प्रत्येक पितरक एक गुण या विशेषता को निर्धारित करता है, इसलिए इन पितरक को वंशानुक्रम निर्धारक कहते हैं। ठीक है, यही एक जो गुण और विशेषता होती है वो निर्धारित करता है, तो इसीलिए पितरक को वंशानुक्रम निर्धारक कहते हैं। अब यही पितरक शारीरिक व मानसिक गुणों का क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। और इसके आगे अगर आपको क्योंकि बहुत सारे जो गुणसूत्र हैं, संयुक्त कोष है, या कुछ जो शब्दावली या टर्मोलॉजी है उसको समझना भी आवश्यक है, तभी आप समझ पाएंगे कि ये गुणसूत्र का क्या माजरा है, या फिर इसमें वंशानुक्रम की प्रक्रिया क्या है, वो अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम कुछ जो शब्दावली के या इसमें जो शब्दावली के टर्मोलॉजी आए हैं उसको मैं समझाता हूँ। ठीक है, पहले इसको नोट करिए। आइए चलते हैं, समझते हैं प्यारे बच्चों जो टर्मोलॉजी की बात कर रहे थे, जिसमें पहला है संयुक्त कोष या युग्मज। ठीक है, तो युग्मज क्या होता है ये समझते हैं। तो ये गाढ़े एवं तरल पदार्थ साइटोप्लाज्म का बना होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर एक नाभिक, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं विज्ञान की भाषा में। ठीक है, न्यूक्लियस होता है जिसके भीतर गुणसूत्र, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्रोमोसोम्स बोल रहे हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मज बोलते हैं। गुणसूत्र की जो संरचना है प्यारे बच्चों देखिए इस तरीके का होता है, ये इस तरीके का, और भी पतला अगर देखा जाए तो इस तरीके का बिल्कुल होता है। ठीक है, बिल्कुल रेशे जैसा पतला सा। तो गुणसूत्र क्या होता है इसको भी समझते हैं। क्रोमोसोम्स या क्रोमोसोम्स बोलते हैं इसको। तो प्रत्येक कोशिकाओं के नाभिक में डोरे के समान, ये लग रहा है ना डोरे के समान बिल्कुल, तो डोरे के समान रचना पाई जाती है इसकी, जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है। ये गुणसूत्र सदैव जोड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, जोड़े का मतलब यह है कि युग्मज के रूप में पाए जाते हैं। ये संयुक्त कोष में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े। ठीक, जिसके आधे जो गुणसूत्र होते हैं वो आपके पिता के होते हैं और आधे जो गुणसूत्र होते हैं वो माता के होते हैं। तो प्रत्येक गुणसूत्र में छोटे छोटे तत्व होते हैं जिनको जीन्स कहते हैं। ठीक है, एक तरीके का क्या है, जीन्स है। बालक के केंद्रक में सामान्यतः 46 गुणसूत्र होते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो बालक है उस बालक में कुल जो है 46 गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। तो वो 46 जो गुणसूत्र हैं, 23 आपके पिता के हो गए गुणसूत्र और 23 माता के गुणसूत्र हो गए। तो उस बालक के अंदर कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यही बात कहा जा रहा है। ठीक है, प्रत्येक जो है कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स में या संयुक्त कोष में जो गुणसूत्रों की मात्रा होती है वो जोड़े के रूप में होती है। और जब जोड़े के रूप में होती है तो आधा कहीं ना कहीं युग्म जो होता है वो पिता का होता है और आधा माता का होता है। और जो गुणसूत्र आधा माता का होता है वो 23 गुणसूत्र माता के होते हैं और 23 गुणसूत्र पिता के होते हैं। टोटल जो गुणसूत्र होते हैं वो 46 गुणसूत्र एक बालक में पाए जाते हैं, माता पिता दोनों के। ठीक है, यही बात कहा जा रहा है। अब पिता क्या होता है ना, तो एक गुणसूत्र के अंदर वंशानुक्रम के अनेक निश्चयात्मक तत्व पाए जाते हैं। ठीक, जिनको हम क्या कहते हैं, पिता कहते हैं, या अंग्रेजी में इसको जीन बोलते हैं, जीन कहा जाता है। ठीक है, अब ये गुणसूत्र के अंदर क्या है, वंशानुक्रम के अनेक निश्चयात्मक तत्व पाए जा रहे हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। जीन ये वंशानुक्रमता क्या है जी, क्या लिखा गया है, सॉरी, अनुवांशिकता ना, जीन अनुवांशिकता का वाहक तत्व होता है। ठीक, अब
अपने माता पिता और पूर्वजों से जन्मजात जो विशेषताएं के रूप में हमें जो भी प्राप्त होता है वह माता द्वारा या पिता द्वारा प्रदान किए गए पितरैक के माध्यम से माँ के गर्भ में जीवन से प्रारंभ के समय ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि गर्भ के समय जो शुक्र कीट द्वारा अंडकोश में निषेचन होता है उसी से कहीं ना कहीं बच्चे का निर्धारण होता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है? माँ के गर्भ में पितरैक के माध्यम से होता है। इसी को हम लोग या जीन कह सकते हैं सीधा सीधा कि यही जीन जो होता है माँ के गर्भ में अंडाशय में जाता है जिसके द्वारा बालक का निर्धारण होता है या बालिका का निर्धारण होता है। ये कह रहा है ना, जीवन के प्रारंभ होने के समय ही प्राप्त होता है। ठीक, तो ये है पितरैक जीन जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्यारे बच्चों। इतनी बात समझ में आ सबको? तो अब इसको फटाफट उतार लीजिए, तब उसके पश्चात हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है। ठीक, इसको पहले नोट कर लीजिए। तो जो प्रक्रिया प्यारे बच्चों बताए हैं वो स्वतः ही कह सकते हैं कि स्थानांतरण होता रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि लिंग का निर्धारण, मानव के लिंग का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों माता और पिता को लेते हैं। तो माता में जो गुण पाए जाते हैं वो यक्ष पाए जाते हैं क्योंकि जोड़े में होते हैं, पहले ही बताए हैं। और पिता में जो पाए जाते हैं वो यक्ष वाई के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो माता का यक्ष और यक्ष गुण, पिता का यक्ष और वाई गुण सूत्र। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों कि मान लीजिए ये माता का गुणसूत्र, ठीक है, और किससे मिलेगा? ये इस तरीके से पहले बना लेते हैं। ठीक, तो ये पिता से के गुणसूत्र से मान लीजिए मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो कहीं ना कहीं माता का गुणसूत्र और पिता का गुणसूत्र मिलना चाहिए, जो इसके पहले हमने बताया। तभी ना इन दोनों के गुणसूत्र के मिलने से ही बालक का या बालिका का निर्माण होगा। तो यहाँ पर देखिए किसमें निर्धारण में माता का यक्ष गुण और पिता का यक्ष गुण, इसका दोनों का मिलेगा ना। तो ये क्या बनेगा? जब यक्ष और यक्ष गुण मिलते हैं तब लड़की होती है। मतलब माता का यक्ष गुण और पिता का भी यक्ष गुण अगर मिलेगा तो क्या होगा? लड़की हो। ठीक, ये माता का यक्ष गुण, ठीक है, और पिता का ये वाई गुण, वाई गुण अगर मिलते हैं तब लड़के का निर्माण होता है। ठीक है, पिता का यक्ष गुण और माता का ये यक्ष गुण, तो यक्ष यक्ष जब होंगे तब क्या होगा? तब लड़की का निर्माण। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखिए पिता का वाई गुणसूत्र और माता का ये एक्स गुणसूत्र। ठीक है, तो एक्स वाई हो जाएगा और ये क्या? फिर लड़का उत्पन्न होगा। तो अगर यक्ष यक्ष पिता का मतलब गुणसूत्र जो है वो यक्ष है और माता का भी गुणसूत्र अगर यक्ष है, तो यक्ष यक्ष अगर गुणसूत्र मिलते हैं तो क्या बनते हैं? तब लड़की पैदा होती है। ठीक है, और मान लीजिए माता का यक्ष और पिता का वाई, ठीक है, अगर मिलता है तब क्या होंगे? तब लड़का होता है। तो निर्धारण में आप देखे होंगे कि ये फैक्टर ज़्यादा निर्धारित करता है, माता के फैक्टर से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। पिता का जो गुणसूत्र है वो ज़्यादा प्रभावित करता है। लड़का या लड़की होने पर जो पिता का गुणसूत्र है वही निर्धारण करेगा कि लड़का होगा कि लड़की होगी।
ठीक है, क्योंकि इसी के गुणसूत्रों से ही लड़का और लड़की का निर्धारण होता है। ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो लड़का और लड़की कैसे होते हैं, तो ये आपको शायद पता चल गया। या मानव का जो लिंग निर्धारण होता है वो इसी तरीके के होता है कि गुणसूत्रों के मिलने से ही लिंग का निर्धारण होता है। तो जैसा कि मैंने ग्राफ के माध्यम से आप लोगों को बताया, एक बार फिर से समझ लीजिए कि मान लीजिए माता में क्या पाया जाता है, यक्स यक्स गुणसूत्र पाया जाता है, और पिता में क्या पाया जाता है, यक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है। माता के यक्स मिलने से, यक्स के मिलने से और पिता के यक्स मिलने से यही निर्धारित कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला यक्स, ठीक है। तो ये यक्स मिलने से अगर गुणसूत्र तो युग्म बन गया, दोनों के गुणसूत्र मिल गए, जोड़े हो गए ना, जोड़े के रूप में, तब क्या होगा, तब लड़की पैदा होती है, ठीक है। अब ये देखिए माता का जो है एक्स फैक्टर, लेकिन पिता का क्या हो रहा है, ये वाई फैक्टर। जब दोनों गुणसूत्र मिल रहे हैं तो एक्स वाई फैक्टर जहां पर होंगे तब क्या होगा, तब लड़का पैदा होता है, ठीक है। अब देखिए इसका पिता का क्या है, यक्स फैक्टर है। देखिए इसके मिल जाने से, इसके यक्स के मिलने से कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इसका यक्स है इसीलिए ये यक्स मिल रहा है, तो ये लड़की हो रही है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर वाई है ना, इसका गुणसूत्र, पिता का गुणसूत्र वाई है, लेकिन यहाँ से यक्स फैक्टर मिल रहा है, तब इसके परिवर्तित करने से परिवर्तित नहीं हो रहा है, बल्कि इसी के वाई फैक्टर से कहीं ना कहीं लिंग का निर्धारण हो रहा है। तो इसीलिए जो पहले मैंने बताया कि जो अधिकांशतः पितरैक होते हैं उन्हीं के गुणसूत्रों के मात्र आधार पर कहीं ना कहीं निर्धारण होता है। तो इसी पिता के गुणसूत्र के आधार पर ही निर्धारण हो रहा है कि लड़का होगा कि लड़की होगा, इसी के गुणसूत्र से कहीं ना कहीं निर्धारण हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों कि मानव के लिंग का निर्धारण किस तरीके से होता है। तो अगर यक्स एक्स फैक्टर होगा, यक्स माता के और यक्स पिता के, तो लड़की होगी। यक्स माता के, ठीक है, और वाई पिता के, तब लड़का होगा। या फिर इसी में दूसरी कंडीशन समझ लीजिए कि यक्स मान लीजिए पिता का और यक्स माता का, ठीक है, तो यक्स यक्स होगी तो लड़की होगी, ठीक। यक्स माता का और वाई पिता का, तो लड़का हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये डायग्राम भी बना लीजिए। तो अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों आप लोगों को एक टॉपिक रह जाता है, मैं कल आप लोगों को बता दूंगा। वंशानुक्रम का नियम क्या होता है उसको भी आप लोगों के सामने रखूंगा। फिलहाल में आज के लिए इतना ही है कि बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कौन से कारक के अंतर्गत मैंने आप लोगों को पहला कारक जो बताया वो था वंशानुक्रम, हेरिडिटी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हेरिडिटी क्या होती है, ठीक है। अब इसके पश्चात हम लोग जब भी क्लास में मिलेंगे तो आगे अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जहाँ पर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है, समझ में नहीं आता है, तो उसको बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर नहीं समझ में आया। तो जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट जब क्लास लेता हूँ तो वहाँ पर उस चीज़ों को पहले पॉइंट आउट कर दूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। तो आपके जो भी डाउट रहते हैं, जहाँ पर भी कुछ नहीं समझ में आता है, तो उसको आप पहले कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, सूचित कर सकते हैं कि यहाँ पर ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हुआ। तो उसको नेक्स्ट जब भी क्लास लिया जाता है तो उसमें पहले आपके डाउट बता देंगे कि यहाँ पर ये चीज़ें थी, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आप आज का क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि हेरिडिटी क्या है, ठीक है। धन्यवाद। इसको नोट कर लें भाई, डायग्राम भी महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए।